ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी 16 संस्कारों की पावनी परंपरा के दूसरे संस्कार, जिसे हम पुंसवन संस्कार के नाम से जानते हैं। मित्रों, पुंसवन संस्कार क्या है, ये कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे के कारण क्या है, और साथ ही जो लोग बार बार गर्भपात से परेशान हैं, तो आज इस वीडियो के निर्देशों को यदि आप ध्यान से सुनते हैं, पूरा पालन करते हैं, क्योंकि मात्र एक वीडियो के निर्देश पालन करने से आपका समाधान नहीं होगा, आपको बहुत कुछ पालन करना होगा। पर उसमें से ये एक हिस्सा है जिसका पालन करने से आप अपने तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या किसी और महीने में जो गर्भपात बार बार हो जाता है, उससे अपने आप को बचा सकते हो। जो बच्चा विकलांग आदि पैदा होते हैं, बीमार पैदा होते हैं, उनसे भी अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और मित्रों, ये हमने कहा कि तीसरे, चौथे, पांचवें महीने से, पर यदि पहला, दूसरा महीना है, यानी कि पहले महीने में तो कई बार पता ही नहीं चलता कि गर्भाधान हो चुका है, पर दूसरे महीने में जब पता चल जाता है और दूसरे महीने में यदि गर्भपात हो रहा है, तो उसमें विशेष सावधानी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि होता है तो नॉर्मली हो जाने देना चाहिए। हाँ, आप जानबूझ के गर्भपात करें तो बात दूसरी, पर यदि नॉर्मली कंडीशन में यदि गर्भपात होता है तो उसको ना रोकें, क्योंकि ऐसी स्थिति कई बार जब बनती है ना मित्रों, तो इसका मतलब है कि आपका जो बच्चा, जो गर्भ में शिशु आपका पलना शुरू हो रहा था, वो अभी मजबूत नहीं था, यानी कि उसमें पहले जो कमजोरियां हैं, या तो वीर्य कमजोर था या मां का गर्भाशय कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत में ही बच्चे का गर्भपात हो जाता है, तो उसको यदि आप रोकने की प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और कई बार बच्चे विकलांग भी पैदा होते हैं। तो यदि उस समय गर्भपात होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, हो जाने देना चाहिए। पर हाँ, भविष्य में गर्भपात ना हो, उसके लिए मित्रों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गर्भावस्था और दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से आपकी समस्या पर वीडियो दी है। देखिए, निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पालन करिए, ताकि दोबारा जब आप बेबी कंसीव करें ना और पुंसवन संस्कार करके अपने बेबी को पुष्ट बनाएं, पर आपको बाकी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कि जब तक वीर्य मजबूत नहीं होगा, गर्भाशय मजबूत नहीं होगा, तब तक आपको इन समस्याओं का सामना बार बार करना ही पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि आप ये प्रश्न ना करें कि हमारा तो दूसरे महीने में गर्भपात हो जाता है, क्योंकि ये जो संस्कार है ये तीसरे महीने में किया जाता है। जी हाँ, दूसरा महीना पूरा होने के बाद तीसरे महीने में किया जाता है। तो मित्रों, आपको बता दूं इस संस्कार में क्या होता है। मित्रों, ये जो संस्कार है, जब बेबी कंसीव हो चुका है, ये पता चलता उसके 1 महीने से 2 महीने के बीच में किया जाता है, यानी कि दूसरा महीना आराम से निकल जाता है, उसके बाद किया जाता है, क्योंकि उससे पहले की स्थिति छोड़ दी जाती है। अब मित्रों, मैं आगे आपको बता दूं पुंसवन का मतलब क्या होता है। पुं यानी कि शरीर या काया, जब ये काया बनती है, उसको सवन यानी कि उसको वृद्धि देनी है, उसको संस्कार देना, उसको सही दिशा में आगे बढ़ाना, उसको सही पोषण मिले, इसकी व्यवस्था करने का ही नाम पुंसवन संस्कार है। अब मित्रों, हमारा जो देश है ना, इसमें हर स्थिति को, हर जगह को, हर दिन को एंजॉय करने का एक अपनी परंपरा रही है, लेकिन हमने आज आधुनिकता के चक्कर में वो सारी चीज़ें खो दी हैं। तो मित्रों, ये जो पुंसवन संस्कार है, ये भी एक ऐसा ही संस्कार है जिसमें घर में एक उत्साह, उमंग का वातावरण बनता है। हमने पहले गर्भाधान संस्कार की जब बात की थी, तो आपको बताया था कि गर्भाधान के समय आपको पता होना चाहिए कि अब आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको आने वाली पीढ़ी को एक विरासत के रूप में जन्म देना है, ताकि आने वाली पीढ़ी विरासत लेके चलेगी, तो विरासत को आने वाली पीढ़ी संभालेगी, उसको जन्म देना है। तो वही जब आप गर्भाधान संस्कार करते हैं, तो कैसे उसको जन्म देना है, मतलब उसकी प्रक्रिया क्या करनी है, हमने उसमें बताया था। अब उसको संवर्धन कैसे देना है, क्योंकि उसको समन यानी कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसकी बात हम करें। तो मित्रों, जब गर्भाधान हो चुका है, उसके बाद जो पूजा पाठ होगी, वो आप यदि करवाना चाहते हैं, हवन वगैरह, तो आर्य समाज में ये विधियां करवाई जाती हैं। आर्य समाज के कोई भी शास्त्री आपको विधि करवा देंगे, उसमें जो हवन वगैरह होता है वो करवा देंगे। उससे आपके घर का वातावरण भी आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा, और साथ ही आपके घर में कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए वो होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सब घर वालों को अब मिलजुल कर उस गर्भिणी की, यानी कि जिसको गर्भाधान हुआ है, उसकी पूरी की पूरी देखभाल करनी है, वो खुश रहे, इसका इंतजाम पूरे घर वालों को करना है। और साथ ही जो गर्भिणी स्त्री है, उसको भी अपने आप में एक उत्साह भरा वातावरण रखना है, ताकि वो एक नन्हे शिशु को, जो एक स्वस्थ शिशु होगा, जो आने वाली विरासत को, पीढ़ी को संभाल के, आने वाली पिछली विरासत को संभालेगा, ऐसे शिशु को जन्म देना है। अब मित्रों, इसके लिए संवर्धन के लिए जो एक विशेष विधि बताई जाती है, उसमें क्या किया जाता है, पहले वो बता दूं। मित्रों, पुंसवन संस्कार में जो किया जाता है, वड़ यानी कि बरगद जो होता है ना, बरगद, वट वृक्ष जिसे कहा जाता है, उसके कोमल कोपलें होती हैं, गुलाबी गुलाबी से रंग की दिखती हैं, वो और गिलोय जो होती है, इसकी पत्तियां ले लेनी, संभाग मिलानी है, और इसको पीस लेना, अच्छे से पीस के इसका रस निकालना है, और इसका रस आपको नासिका में डालना और सूंघना भी है। अब नासिका में कैसे डालना है मित्रों, जिस नासिका से सांस चल रहा हो, उस नासिका में पहले डाला जाता है और दूसरी नासिका में बाद में डाला जाता है। ये नाक में कोई भी चीज़ डालने का विधान है, नियम है। अब यदि आप नाक में घी या तेल हमारे बताए अनुसार डाल रहे हैं, तो आपको डालने में समस्या नहीं है, क्योंकि गले में है तो
उतार देना, ये आपको पता है। यदि आप नहीं डाल रहे हैं तो आपको इस समय थोड़ी सी समस्या आती है। और मित्रों इसमें नॉर्मली तो हम बता दिया कि जो नासिका से सांस खुली उसमें आप पहले डालें, बाद में दूसरी में डालें। पर यदि आप पुत्र की कामना करते हैं तो आपको दाई नासिका में पहले डालना है, और पुत्री की कामना करते हैं तो आप बाई नासिका में पहले डालेंगे। ये इसका सीधा विधान है। आप बोलेंगे यदि हमारी उस समय नासिका कौन सी, क्योंकि जब आप संस्कार विधि कर रहे हैं, संस्कार करें तो उस समय कौन सी नासिका खुली है तो उस अनुसार आपको डाला जा सकता, कोई समस्या नहीं है। पर हाँ, कभी कभी और उससे पहले की व्यवस्था आपने बनाई है तो आप पुत्र पुत्री की कामना करें तो बात अलग है। वरना मैं तो एक बात ही कहती हूँ कि आप पुत्र या पुत्री की कामना ना करके एक स्वस्थ शिशु की कामना करें तो सबसे उत्तम होगा। अन्यथा तो बहुत सी बातें हैं, उसमें मैं ज़्यादा विस्तार से इस वीडियो में चर्चा नहीं करना चाहूँगी। तो ये है पुंसवन संस्कार की जो मूल विधि है, जिससे हमारा गर्भ स्थापित हो जाता है और उसका आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे गर्भाशय में गर्भ स्थित हो जाता है, जिससे वो अब गर्भपात की स्थिति में नहीं बनेगा, यदि गर्भ नॉर्मली मजबूत है तो। अब मित्रों जिनको बार बार गर्भपात होने की समस्या, यानी कि पहले आपको ये समस्या हो चुकी है और आपको डर लग रहा है, तो मित्रों आप अपने जीवन शैली में कुछ चीज़ें अपना सकते हैं जिससे आपको गर्भपात नहीं होगा, यानी कि गर्भपात की समस्या से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो मित्रों हम आपको ऐसे कुछ प्रयोग बता दें जिससे आपको गर्भपात नहीं होगा। मित्रों सबसे पहला प्रयोग है चुकंदर का रस, जिसे बीटरूट भी कहा जाता है। बीटरूट का रस आप सुबह सुबह खाली पेट, जिसे बासी मुंह कहते हैं ना, उठते ही आप आधा कप पी लीजिए। मतलब करीब 100 ग्राम जितना पी लीजिए। ये आपके गर्भपात को बचाएगा, ये गर्भपात नहीं होने देगा। जिनको खून की कमी वो भी ये करेंगे, जिनको बार बार हो चुका है, पहले भी हो रहा है, तो ये कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा मित्रों कैल्शियम की कमी होती है, कई बार फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो इसके लिए कई बार ये बताया जाता है कि भाई आप सिंघाड़े का हलवा खा सकते हैं। सिंघाड़े का हलवा, ताज़ा सिंघाड़ा आता है बाजार में, क्योंकि जब गर्भाधान किया जाता है, इनकी सर्दियों की ऋतु में सिंघाड़ा बाजार में भी आता है, तो आप इस समय सिंघाड़ा खा सकते हैं। तो सिंघाड़ा खाने से आपको क्या होता है, सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़ा खाने से आपका गर्भाशय मजबूत हो जाता है, गर्भपात नहीं होता, तो स्थिति बन जाती है, अच्छा रहता है आपके लिए। उसके बाद में तो तीसरा जो प्रयोग है ना, रसभरी एक आता है, फल आता है, छोटा सा फल होता है, उसके पत्ते की आप चाय बना के पीजिए। इसमें फास्फोरस बहुत अच्छा होता है, इसमें आयरन भी होता है, तो ये आपको गर्भपात नहीं होने देगा। इसकी चाय आप सुबह शाम पी सकते हैं, एक टाइम भी पी सकते हैं। 2-3 पत्ते ले लीजिए, उसको आप पानी में उबाल लीजिए। आप बोले कहाँ मिलेगा, आपके आसपास जंगल में ही चीज़ें मिलेंगी। यदि आप इसको सोचें कि आप अमेजोन वगैरह से मंगाइए, क्योंकि हर चीज़ अमेजोन पे उपलब्ध नहीं है, और है तो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि उनको प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप ताज़ी पत्तियाँ लाएँ, या आसपास कहीं हो उसे सुखा के भी रख लेंगे तो भी चलेगा, तो उसमें समस्या नहीं होती है। तो रसभरी के जो पत्ते हैं वो यदि आप इस्तेमाल करते हैं, चाय पीते हो, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके लिए मित्रों आंवला खाएंगे, उससे भी मजबूती मिलती है, उससे पेट साफ, आपका जो पाचन तंत्र वो भी मजबूत होता है, गर्भाशय भी मजबूत होता है। आंवले का रस के रूप में ले सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं, या आंवला आप ऐसे भी खा सकते हैं, अचार के रूप में खा सकते हैं, चटनी के रूप में खा सकते हैं। आंवले का मौसम है, आंवला किसी भी रूप में खाइए, और आंवले का मौसम नहीं है तो उसको मुरब्बा, चटनी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दी है सफल घरेलू उपचार, उसमें हमने आंवले का मुरब्बा कैसे बनाए, आंवले की चटनी कैसे बनाए, हमने आपको वीडियो दिया है, आप देखिए, करिए, आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। हाँ, उसमें हमने कुछ चीज़ें बताई, काली मिर्च वगैरह डालना बताया, वो आप मत डालिएगा, उसके बिना बनाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। काली मिर्च पिपली है, ये आपको गर्म पड़ जाएगा, तो वो आप मत डालें। तो पर आप उसको वो खाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके बाद मित्रों 5वां जो प्रयोग है कच्चे गूलर का फल ले लीजिए। उसको आप चाहें तो दूध में पका के भी खा सकते हैं, खीर जैसा बना के खा सकते हैं। दिन में एक बार कर लिया, या आप हर चीज़ रोज़ नहीं कर पाएंगे कि आप कुछ चीज़ें रोज़, आज ये खा लिया, कल वो खा लिया, तो ऐसा करेंगे इससे भी आपका गर्भ मजबूत होगा। तो जो गूलर का मैं प्रयोग बता रही थी ना, तो गूलर आपको दूध में उबाल के भी आप खा सकते हैं, या गूलर के जो कच्चे फल हैं उसको सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसको पीस लीजिए, उसका चूर्ण बन गया, वो चूर्ण आप थोड़ा सा लेके उसके साथ दूध पी सकते हैं। ये भी आपके गर्भ को मजबूत बनाएगा, आपके बच्चे को मजबूत बनाएगा। उसके अलावा मित्रों जो छठा प्रयोग है शिवलिंगी के बीज 5 से 11। अब आपकी स्थिति क्या है, आपका शरीर कैसे, क्योंकि कमजोर है, मजबूत है, आपकी स्थिति के अनुसार 5 से लेना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बीज जो शिवलिंगी के होते हैं वो यदि आप दूध के साथ ले लेते हैं, इससे भी गर्भपात नहीं होता, गर्भपात से आप अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद मित्रों जो 7वां प्रयोग है बकरी के दूध में आप
आधा लीटर बकरी का दूध लीजिए और आधा लीटर ही उसमें आपको ये गाजर का रस मिलाना है। इन दोनों को मिला लीजिए, पका लीजिए और जब आधा रह जाए, यानी कि दोनों मिला के 1 लीटर हो गए, आधा रह जाए तो इसमें आप मिश्री मिला के पी सकते हैं। ये भी गर्भावस्था के दौरान आप पी सकते हैं। इससे आपका गर्भपात नहीं होगा। कोई एक प्रयोग उठा लीजिए, जो आपको जैसा सही लगे आप करेंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। उसके बाद मित्रों आप सौंफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। सौंफ का शरबत बना लीजिए। सौंफ रोज आप पानी में भिगा के उसको पीस के उसको भी खा सकते हैं और शरबत बना के भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा मित्रों सौंफ का अर्क भी आप पी सकते हैं। इससे भी आपके गर्भपात में आप अपने आप को बचा पाएंगे। और मित्रों 9वां प्रयोग जो है ये सौंफ और ये गुलकंद। सौंफ 62 ग्राम लेनी है, गुलकंद उससे आधे यानी कि 31 ग्राम लेना है। इसको मिला लीजिए, इसको अच्छे से पीस लीजिए, पानी मिला के इसका शरबत जैसा बना लीजिए। ये भी आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। अब आप बोलेंगे 62 ग्राम सौंफ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मित्रों ये प्रयोग जो बताए गए हैं ना, ये उस समय के बताए गए जब लोगों का भोजन अच्छी खासी डाइट थी, लोग अच्छा खासा खाना खाते थे, अच्छी खासी मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, चल फिर के जाते थे। आजकल के जैसा नहीं था कि इत्तू सा खाना खाते हैं और फिर बोले बच्चे को पोषण नहीं मिल रहा है, तो तब ऐसा नहीं था। तो आप पूरा आराम से कर सकते थे। अब आज की स्थिति में मित्रों आप इसका डोज आधा भी कर सकते हैं, पर कहा ना जो डोज बताया गया वो उस अनुसार बताया गया, तो आप इसको कमी भी कर सकते हैं। अब मित्रों 10वां प्रयोग है पेठा। यदि आप खाते हैं तो उससे भी लाभ होता है। अब पेठा जो आता है ना, पेठा सफ़ेद पेठा आता है, वो जो पेठा होता है, आप पेठे की मिठाई बाजार से नहीं लाएंगे क्योंकि उसमें केमिकल है और साथ में चीनी भी मिली हुई है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। पर घर में आप पेठे की मिठाई बना सकते हैं। आप क्या करना है, पेठा आप काट लीजिए, बाजार से लाइए, उसको छील लीजिए, काट लीजिए, उसको चाशनी में पका लीजिए, उसको सुखा दीजिए, पेठे की मिठाई आपकी बन जाएगी घर में। पर चाशनी जो आप बनाएंगे ना, वो चीनी की ना बना के आप बूरे की बना सकते हैं, मिश्री की बना सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा, ये आपके लिए अच्छा है। उसके बाद मित्रों ये हमने आपको 10वां प्रयोग बताया। 11वां प्रयोग भुनी हुई हींग ले सकते हैं आप। हींग भून के रख लीजिए, सुबह शाम 1-1 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करिए। ये आपके गर्भपात से आपको बचाएगा। और यदि गर्भपात पहले आप गर्भावस्था से पहले भी आप इसका सेवन शुरू कर सकते हैं। 2-3 महीने पहले से शुरू कर दीजिए ताकि आपको गर्भपात की स्थिति ना बने, क्योंकि जो हींग है ना, ये आपके पेट को सही रखती है और आपको मजबूत बनाती है, तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों जो 12वां प्रयोग है, धतूरे की जो जड़ होती है, धतूरा का पौधा होता है, उसकी जड़ ले लीजिए, उसको कमर में बांध लीजिए। गर्भावस्था जो पता चलती है कि आपने गर्भाधान किया वो पता चल गया, उसके बाद से आप इसको 9 महीने बांध के रखिए। इससे गर्भपात नहीं होता है। ये हमारे गांव के लोगों का अनुभूत प्रयोग है। इसको आप करेंगे आपको काफ़ी लाभ करेगा। उसके बाद मित्रों जो 13वां प्रयोग है वो है 100 ग्राम अनार के जो पत्ते होते हैं ना, उसका रस ले लीजिए। 100 ग्राम अनार के पत्ते ले लीजिए, उसका रस ले लीजिए और उस रस को आप निकाल लीजिए। वो रस आपको पीना है। और उसके अलावा मित्रों आप ये अनार के पत्ते पीसकर उसका पेट पे लेप कर दीजिए। इससे भी गर्भपात रुक जाता है। ये काफ़ी सरल प्रयोग है और अनार के पत्ते आसपास जल्दी उपलब्ध भी हो जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों 14वां प्रयोग जो है ना, वो है एक बहुत ही सामान्य प्रयोग है। इसको तो कोई भी कर सकता है। आज क्या करना है, जब लगता है कि रक्तस्राव होने की ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, उसी समय आपको क्या करना है, तुरंत का तुरंत ठंडा पानी लेना है, उसकी पट्टी लेनी है और उसको आपको पेड़ू पेनी की पेट के नीचे के हिस्से में, नाभि से नीचे के हिस्से में और योनि के ऊपर के हिस्से में, जहां हमारी योनि आती है ना, उस हिस्से पे रखना है ताकि ठंडक मिलेगी। जो ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन होना कम हो जाएगा, जिससे रक्तस्राव कभी कभी रुक जाता है और गर्भपात से अपने आप का बचाव हो सकता है। ये तत्काल का ट्रीटमेंट है मित्रों, इसको पहले से नहीं कर सकते हैं कि आप बोलें कि पहले से हम करते रहेंगे तो नहीं होगा। मित्रों ऐसा करने से आपकी पाचन तंत्र भी कमजोर हो सकता है। यदि आप इसको लगातार ठंडे पानी की पट्टी रखते रहेंगे, गर्भपात नहीं है तो भी आप रखेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में आपका पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, जो आपकी पेट साफ नहीं होने देगा और कमर में दर्द भी हो सकता है। तो आपको उससे भी बचना है। तो आप ये जब हो समस्या तभी प्रयोग करें। और जब समस्या हो ना मित्रों, उसके लिए हम आपको 15वां प्रयोग भी बता दें कि शीशम के पत्ते जो होते हैं ना, शीशम के पत्ते भी आप ये रेगुलर आपको नहीं लेना है। शीशम के पत्ते जब आपको लगता है ब्लीडिंग हो रही है, उसी समय मैंने गर्भपात रोकने का जो तरीका बताया उसमें भी बताया कि शीशम के जो पत्ते हैं उसको आप पीस लीजिए। 15 से 21-30 पत्ते तक आप पीस सकते हैं, 50 पत्ते मतलब मुट्ठी भर भी आप ले सकते हैं। और इसको पीस के आप पी लीजिए। इससे नाक से आने वाली नक्सीर और गर्भपात तुरंत ही रुक जाता है। इसको आप दिन में 2-3 बार सेवन कर लीजिए या
चबा के खा लीजिए, शरबत बना के पी लीजिए, चबा के खा लीजिए, हरे पत्ते आपको मिल जाए तो सबसे बेटर है। आसपास होता है पेड़ तो आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करता है मित्रों, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों एक गर्भपाल रस आता है, गर्भपाल रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये गर्भावस्था में आप ले सकते हैं। और ये आप जब लेंगे ना उससे आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप किसी वैद्य को दिखा के लीजिए, क्योंकि औषधि का प्रयोग मैं नॉर्मली नहीं बताती हूँ, ये आप और नहीं तो डब्बे पे लिखा हो तो आप उसको पढ़ लीजिए, उस अनुसार भी आप सेवन कर सकते हैं। गर्भपाल रस का आप सेवन कर सकते हैं। हमने आपको 16वां प्रयोग बता दिया। उसके बाद मित्रों 17वां जो प्रयोग है वो है गिलोय और ब्राह्मी। गिलोय आपको लेनी है 10 ग्राम, ब्राह्मी आपको लेनी है 20 ग्राम, और इसमें 1 से 2 ग्राम आपको काली मिर्च मिलानी है, सौंठ नहीं काली मिर्च मिलानी है। अब आपको बता दो मित्रों, काली मिर्च आप मिलाएं ना मिलाएं, क्योंकि किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा तो आप आधा ग्राम भी काली मिर्च मिलाएंगे तो चलेगा। अब आपको क्या करना है, जो इसका चूर्ण बना के ले लीजिए और आपको 1 ग्लास दूध के साथ इसका सेवन करना है। ये आपके बच्चे के मस्तिष्क को भी तेज बनाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो आपको दूंगी, ताकि आप औषधि प्रयोग की हर कोई कर सकता है, तो आप कैसे इसका दूध बना के पी सकते हैं मैं आपको बताऊंगी, ताकि इससे आपकी बुद्धि तेज होती है और बच्चे की भी बुद्धि तीव्र होती है यदि आप इसका सेवन करते हैं तो। उसके बाद मित्रों आपको जो करना है जिससे आपका गर्भ स्थिर रह सके, वो है आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट दी है हमने। आप पानी सही मात्रा में पिएंगे, भोजन करने का समय सही रखेंगे और उसके साथ ही नाक में तेल वगैरह डालेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहे। पानी सही मात्रा में पीने से जो आपके पेट पर वजन नहीं आता है, जो आपका पेट साफ हो जाता है, आपका कमर में दर्द नहीं होता है, तो आपको बहुत सारी समस्याओं से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और भोजन हमेशा हल्का फुल्का रखें, ताकि आपको पेट में भारीपन ना हो और पेट साफ होता रहे। ये आपकी सबसे पहली जरूरत होती है। पेट साफ नहीं होगा तो कभी कभी शरीर में गर्मी बनने से भी गर्भपात की स्थिति बन जाती है। तो अपने आप के अंदर की गर्मी ना बढ़ने दें और अपने स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करें। और मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गर्भावस्था पूरी प्लेलिस्ट हमने दी है, उसकी वीडियोस आप जरूर देखिए, ताकि आप गर्भावस्था में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमने और भी चीजें बताई हैं, क्योंकि गर्भपात में हमने गर्भपात कैसे रोके वो बता दिया, और गर्भपात होने के कारण हम अलग से हमने वीडियो बनाया कि गर्भपात क्यों हो जाता है और गर्भावस्था में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हमने अलग से वीडियो दे रखे हैं। आप उनको देखेंगे, आपको बहुत सारी बातें और पता चलेंगी। एक वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकती, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया। आशा आप उन वीडियोस को भी देखेंगे, पालन करेंगे और आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, पालन करेंगे, ताकि आप आने वाली पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की विरासत अच्छे से दे सकें। क्योंकि हर परिवार अपने आप में चाहता है कि उनकी विरासत आगे बढ़े। तो विरासत आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाएगी, पर कैसे बढ़ेगी, जब वो आपकी पहचान के साथ होगी। तो मित्रों आशा हमने आपको पूरी जानकारी दी है। डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करिएगा, आपको बहुत सारे काम के वीडियो मिलने वाले हैं। हाँ, यदि आपको कोई रोग विशेष लग जाता है, जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर कभी कभी किसी का हो जाता है, तो उसके लिए भी हमने वीडियो दी है। और दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में इस पर विस्तार से वीडियो दिया है। पर यदि आप पालन करते हैं तो आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, बिना दवाओं के ही अपने हर रोग का समाधान गर्भावस्था के कर सकते हैं। हमने बहुत सरल तरीके से समाधान बिना दवाओं के बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया। यदि आप वीडियो पर प्रश्न नहीं कर सकते, हमें वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए हम देते हैं, क्योंकि हम पहले ही आपको सभी रोगों का समाधान दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट के रूप में बता देते हैं। फालतू विचार कैसे मुक्त करें वो भी बता देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब बता देते हैं। अब उसके बाद यदि आप पालन करने के बाद आपको लगता है कि अब आपको कंसल्टेंसी करना ही ज़रूरी है, आपको कुछ जल्दी समाधान मिल जाएगा, तो अब हमसे फीस देकर कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।